दोस्तों, चाइना का नाम लेते ही आपके दिमाग में दो चीजें जरूर आती होंगी। माओ और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद चाइना शायद दुनिया का एक लौता देश है जहां कम्युनिज्म का सक्सेस और कंटिन्यूएंस देखने को आज भी मिलता है। हालांकि भारत समेत बहुत से देशों में सोशलिज्म के रूप में कम्युनिज्म के कुछ आइडियाज देखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन ये सोशलिज्म कम्युनिज्म की फिलॉसफी का एक वाटर्ड डाउन वर्जन है। कम्युनिज्म अपने ट्रूएस्ट सेंस में आज चाइना में ही देखने को मिलता है। लेकिन चाइना का नाम लेते ही आपको जैक मा का अलीबाबा, वीबो, टिकटॉक वाला बाइट डांस, पबजी वाला टेंसेंट और ऐसे ही और भी बहुत से नाम दिमाग में आते होंगे। फोर्ब्स के मुताबिक 539 ऐसे ही बिलियनियर कैपिटलिस्ट के साथ चाइना आज वर्ल्ड में यूएसए के बाद सेकेंड पोजीशन पर है। इंडिया में जो तीसरे स्थान पर है 166 बिलियनियर्स हैं। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन जैसा नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा बिलियनियर कैपिटलिस्ट हैं, जबकि कम्युनिज्म तो एजिलिटेरियन सोसाइटी, पीजेंट स्ट्रगल और स्टेट ओनरशिप के मॉडल पर बना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद चाइना में इतनी बड़ी संख्या में बिलियनियर्स क्यों हैं। इसे समझने के लिए चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स और उसके बदलते इकोनॉमिक मॉडल को देखना जरूरी है, और इन दोनों ही चीज़ों के इंटरप्ले को हम समझेंगे चाइना के उभरते रियल इस्टेट क्राइसिस के थ्रू, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बनने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 के इंडियन इकोनॉमी और इश्यूज रिलेटिंग टू ग्रोथ के नज़रिए से रेलेवेंट है। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज चाइना की इकोनॉमी में एक रियल इस्टेट बबल उभरता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिक टर्म्स में बबल का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर की वैल्यू उसकी रीजनेबल एक्सपेक्टेड वैल्यू से कई गुना ज्यादा हो जाए। मान लें कि सेंसेक्स एक साल में 10,000 अंक ऊपर चला जाए, लेकिन बाकी इकोनॉमिक पैरामीटर्स जैसे GDP ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह कोई भी इकोनॉमिक बूम की तरफ इशारा ना कर रहे हों। ऐसे में ये एक बबल की तरह बन जाता है, जिसके बड़ा दिखने का कारण सिर्फ उसके अंदर भरी हवा है। ये बबल कभी भी फूट सकता है और ऐसे इवेंट को हम स्टॉक मार्केट क्रैश कहते हैं। ठीक इसी एग्जाम्पल की तरह चाइना के रियल इस्टेट सेक्टर में आज एक बबल देखने को मिल रहा है, और ये पहली बार नहीं है। चाइना में रियल इस्टेट पब्लिक, प्राइवेट और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के थ्रू डेवलप और मैनेज किया जाता है। यही कारण है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले चाइना का रियल इस्टेट सेक्टर इतना रैपिडली ग्रो कर रहा था कि वहां की गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी की खरीद के लिए डाउन पेमेंट बढ़ाने और 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जैसे पॉलिसीज का डिसीजन लेना पड़ा, जिससे इकोनॉमी ओवरहीट ना हो पाए। इन स्टेप से ये बबल बनने से रुक सकता था, लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के आते ही इन पॉलिसीज को फटाफट वापस ले लिया गया, जिससे GDP ग्रोथ को गिरने से रोका जा सके। 2005 से 2011 के बीच चाइना में रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल इस्टेट में एक बबल बना, जिससे प्रॉपर्टी के औसत दाम 3 गुना तक बढ़ गए। 2013 में ये बबल डिफ्लेट हुआ, लेकिन आज ये बबल और बड़ा होके वापस आ चुका है, जिसके बस्ट होने के अंजाम दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। दोस्तों, आज इस रियल इस्टेट क्राइसिस का नाम है द एवरग्रांडे क्राइसिस। एवरग्रांडे, जो पहले हिंगडा ग्रुप के नाम से जाना जाता था, सेल्स के हिसाब से चाइना का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर है। ये ग्रुप चाइना के 170 शहरों में प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुका है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में इस ग्रुप की रैंक 122nd रह चुकी है, और 2018 में ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रियल इस्टेट कंपनी बन चुकी थी। रियल इस्टेट के साथ साथ ये कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट भी करती है, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का पैसा इन्वेस्ट करके उन्हें अच्छे रिटर्न्स देती है। लेकिन आज चाइना की ये शान ही उसकी इकोनॉमी के ऊपर लटकती तलवार बन चुकी है। दरअसल एवरग्रांडे इतना डेट ले चुका है कि इसे पे बैक करने में वो स्ट्रगल कर रहा है, जिससे डेट पे डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है। एवरग्रांडे पर करीब $103 बिलियन का कर्ज है,
जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज और अन्य बिजनेसेस क्रेडिटर्स को वापस करना है। साथ ही $300 बिलियन यानी करीब 2.2 लाख करोड़ इंडियन रुपीस से ज्यादा की बोरोइंग, जिसमें से $20 बिलियन की बोरोइंग इंटरनेशनल बॉन्ड्स में है। डिफॉल्ट का खतरा देखते हुए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। इसका नतीजा ये हुआ कि एवरग्रांडे का स्टॉक 80% तक गिर चुका है। जो मार्केट वैल्यूएशन अपने चरम पे $50 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, वो आज केवल $4 बिलियन पर सिमट चुकी है। ये बबल कितना बड़ा है, ये इस बात से भी पक्का हो जाता है कि एवरग्रांडे अपने डेट को प्रॉपर्टी और पार्किंग स्पेसेस 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पर बेच के वापस करना चाहती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैलेंस शीट कितनी स्ट्रेस्ड होगी कि डेट का प्रिंसिपल भी वापस करने के लिए कंपनी के पास कैश नहीं है। एवरग्रांडे के अलावा और भी बहुत से चाइनीज रियल एस्टेट डेवलपर्स ने डिफॉल्ट का रिस्क होने के पब्लिक कॉन्फेशंस किए हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि ये क्राइसिस कितनी गहरी है। फैंटेसिया होल्डिंग्स एक शेंजन बेस्ड लग्जरी अपार्टमेंट डेवलपर है जो कि फेल होने के बहुत करीब है। अक्टूबर 2021 में इस कंपनी ने $315 मिलियन की डेट पे डिफॉल्ट किया। 2021 में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $420 मिलियन से 60% तक नीचे गिर चुकी है। चाइना प्रॉपर्टीज ग्रुप एक ऐसी ही कंपनी है जिसकी सब्सिडरी चीयरगेन ग्रुप ने 2021 में $226 मिलियन के डेट पेमेंट पे डिफॉल्ट किया। चाइना प्रॉपर्टीज ग्रुप का कहना है जब तक रियल एस्टेट एसेट्स की सेल या रीफाइनेंसिंग ना हो जाए तब तक वो इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को फंड नहीं कर सकती। इस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से सस्पेंड की जा चुकी है। ऐसी ही एक रियल एस्टेट कंपनी मॉडर्न लैंड ने पब्लिकली कहा है कि $250 मिलियन के बॉन्ड पर वो डिफॉल्ट कर चुकी है। सेम कहानी है रियल एस्टेट डेवलपर सोनिक होल्डिंग्स की, जो $250 मिलियन के बॉन्ड पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करने के लिए डिक्लेरेशन दे चुकी है। दोस्तों, ये सारे एग्जांपल्स देख के आपके सामने तो ये साफ हो गया होगा कि ये रियल एस्टेट क्राइसिस कोई वन ऑफ इंसिडेंट या डिस्पेरेंसी नहीं है, बल्कि ये चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में एक लार्जर सिस्टम प्रॉब्लम का सिम्टम है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? दोस्तों, चाइना में प्रॉपर्टी सेल्स और उनके प्राइसेस दोनों ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में चाइना में होम सेल्स ने 17% की गिरावट दर्ज की है। इस वीक डिमांड का एक कारण कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ का धीमा होना है, जिससे कंज्यूमर सेंटीमेंट वीक हुआ है। लॉकडाउन लगने के कारण बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, जिसके चलते लोगों के पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की कमी आई है। इस वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की लिक्विडिटी सिचुएशन खराब हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये कारण तो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा ही है, इसीलिए ये अकेला कारण तो नहीं हो सकता। इसका दूसरा और सबसे बड़ा कारण है चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज के रिसेंट पॉलिसी डिसीजंस। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी चाइनीज कम्युनिज्म में आयरनी की, और साथ ही आपसे वादा किया था कि चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स और बदलते इकोनॉमिक मॉडल को समझने के बाद ये साफ हो जाएगा कि इसमें कुछ आयरनिक है ही नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इन दोनों चीजों को समझने की दिशा में। अगस्त 2020 में चाइनीज गवर्नमेंट अचानक रियल एस्टेट कंपनीज के लिए कुछ नए नियम लेके आई, जिन्हें 3 रेड लाइंस के नाम से भी जाना जाता है। इनके तहत 3 डेट मैट्रिक्स के अनुसार ये डिसाइड किया जाएगा कि कोई प्रॉपर्टी डेवलपर कितना पैसा बोरो कर सकता है। इस ड्रैकोनियन रेगुलेशन से एक फास्ट मूविंग सेक्टर पर अब्रप्ट ब्रेक लग गया। इन नए रूल्स की वजह से प्रैक्टिकली एवरग्रांडे अपनी बैलेंस शीट पर बिल्कुल भी और डेट नहीं ले सकती थी। इसके ऊपर से एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स ने अपने पैसे वापस मांगना भी शुरू कर दिया। इससे एवरग्रांडे के बिजनेस को बहुत बड़ा धक्का लगा। बोरो ना कर पाने की वजह से कंपनी को अपने एसेट्स जैसे लैंड और प्रॉपर्टीज को 52% तक के डिस्काउंट पर बेचना पड़ा, जिससे क्रेडिटर्स को पैसा वापस किया जा सके। एसेट्स को इतने डिस्काउंट पर बेचने से कंपनी की बैलेंस शीट की हालत और खराब हो गई, जिस कारण कोई भी बैंक उसे रीफाइनेंस तक देने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई सरकार अपनी ही इंडस्ट्री पर हमला क्यों करना चाहेगी? यहाँ आती है बात कम्युनिस्ट सेटअप में कैपिटलिज्म की जगह पर, और इसका एग्जांपल है चाइना के इंटरनल पॉलिटिक्स में रिसेंटली दिख रहे काफी सारे चेंजेस। कोविड की फर्स्ट वेव के बाद से ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के कैपिटलिस्ट के ऊपर कंट्रोल स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने जब अक्टूबर 2021 में चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए एक स्पीच दी, तो वो अचानक से 3 महीने के लिए डिसअपियर हो गए। इसके पीछे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का हाथ बताया जाता है। दरअसल चाइना में ट्रेडिशन है कि प्रेसिडेंट 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स पूरे करके स्टेप डाउन करते हैं।
लेकिन शी जिनपिंग ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके जिनपिंग को माओ जेडोंग के बराबर का स्टेटस दे दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के अनुसार शी जिनपिंग अपने लाइफ टाइम तक प्रेसिडेंट बने रहने के लिए क्लास आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाइना में इसके लिए ऑफिशियल टर्म है कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम। पॉलिटिशियंस अक्सर लोगों को किसी भी कॉज के लिए यूनाइट करने के लिए एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट होकर कॉज को सपोर्ट करें। भारत में ये आइडेंटिटीज रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज आदि के रूप में इलेक्शंस में दिखती रहती हैं। चाइना में जिनपिंग के लिए ये आइडेंटिटी है क्लास। जिनपिंग ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, इन चाइना कैपिटल सर्व्स पीपल एंड नॉट द अदर वे अराउंड। इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में इतने सारे कैपिटलिस्ट का होना आयरनिक क्यों नहीं है। माओइस्ट आइडियोलॉजी में कैपिटलिज्म सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेज है अल्टीमेट गोल के रास्ते में, जो है टोटल कम्युनिज्म या टोटल सोशलिज्म। जिनपिंग इसी माओइस्ट आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे कैपिटलिस्ट पर अटैक कर रहे हैं जो पार्टी की सुप्रीमेसी के लिए खतरा बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिनपिंग ने कोविड के दौरान अमेरिका की सिचुएशन से एक बड़ी सीख ली है। ट्विटर और फेसबुक जैसे अमेरिकन सोशल मीडिया जायंट्स ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को सेंसर किया, उससे सबक लेते हुए जिनपिंग ने वीबो और बाइटडांस जैसे सोशल मीडिया जायंट्स पर लगाम कसने के लिए उन्हें फोर्स किया कि वो अपने शेयर होल्डिंग का सब्सटेंशियल अमाउंट स्टेट ओन्ड कंपनीज को बेचें। जब चाइनीज वाइस प्रीमियर ने चाइना की राइड शेयरिंग कंपनी दीदी को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ लिस्ट करने की परमिशन दी, तो वाइस प्रीमियर को पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए फोर्स किया गया। ये सारे एग्जांपल्स काफ़ी हैं ये साफ कर देने के लिए कि कैपिटलिज्म पे अटैक के पीछे चाइना में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और रियल इस्टेट सेक्टर के लिए ड्रैकोनियन रेगुलेशंस खड़ा करना इस बड़े गेम का छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स के डिफरेंट व्यूज भी हैं। सॉफ्ट लैंडिंग। दोस्तों, हाई जीडीपी ग्रोथ दिखाने के लिए चाइनीज अथॉरिटीज ने ट्रेडिशनली बिजनेसेस को स्टेट कंट्रोल्ड फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू बड़े लोन्स लेने के लिए इनकरेज किया है। इस वजह से प्रॉपर्टीज का ओवर डेवलपमेंट हो गया है। चाइनीज जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 आज प्रॉपर्टी सेक्टर से बना है। बायर से डिमांड कम होने के कारण चाइना में घोस्ट सिटीज देखने को मिलती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइनीज गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस इस प्रॉपर्टी बबल को पंक्चर करके एक सॉफ्ट लैंडिंग देना चाहते हैं, जिससे क्रैश अवॉइड करके इकोनॉमी को कम से कम नुकसान पहुंचे। शिफ्ट इन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइनीज अथॉरिटीज अब देश की रिसोर्सेज को नए सेक्टर्स की तरफ एलोकेट करना चाहती है, जैसे न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसी वजह से प्रॉपर्टी डेवलपर्स को अब चाइनीज गवर्नमेंट बेल आउट नहीं कर रही है। यही कुछ और एनालिस्ट का ये कहना है कि इस रियल इस्टेट क्राइसिस का कारण है कंपनीज का अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। 2012 में ही सिट्रॉन रिसर्च के एंड्रयू लेफ्ट ने कहा कि एवरग्रांडे बैंकरप्ट हो चुकी है। जो प्रॉपर्टीज ये कंपनी बेच नहीं सकती उनको लॉस की तरह ना दिखा के कंपनी प्रॉफिटेबल होने का नाटक कर रही है। एंड्रू ने कहा कि एवरग्रांडे का बिजनेस मॉडल सिर्फ तब तक चल सकता है जब तक इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाते रहें। जिस दिन ये पैसा आना बंद हुआ कंपनी क्रैश हो जाएगी। और आज कुछ ऐसा ही सच होता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, आप ये भी सोच के खुश हो रहे होंगे कि चाइना जैसे रीजनल बुली और सिक्योरिटी कंसर्न की इकोनॉमी के साथ अच्छा ही हो रहा है। हमें तो शायद खुश होना चाहिए, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में कोई अकेला सफर नहीं करता, सब साथ में डूबते हैं। इतनी बड़ी कंपनीज का क्रैश होना ग्लोबल मार्केट्स को कोलैप्स करने के लिए काफ़ी है। इसका एग्जाम्पल हम सब 2008 के लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स में देख चुके हैं, जहां यूएस के एक इन्वेस्टमेंट बैंक के बैंकरप्ट होने से कैसे एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो गया। चाइना इंडिया के स्टील और सीमेंट एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा मार्केट है। रियल इस्टेट सेक्टर में क्राइसिस से हमारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट्स को भी सफर करना पड़ सकता है। एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सपोर्ट्स कम होने से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर निकलने से रुपये की वैल्यू पर प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस क्राइसिस का फायदा मीडियम टर्म में इंडिया को मिल सकता है, क्योंकि चाइनीज क्राइसिस की वजह से इंडियन मार्केट्स में एफडीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की चाइना के रियल इस्टेट सेक्टर में डेवलप होते एक पोटेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिसका फॉल आउट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर हो सकता है। हमने इस क्राइसिस के कारण जानते हुए ये देखा कि ये क्राइसिस असल में चाइना में हो रहे एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिमॉडलिंग का पार्ट है।
जो एक लार्जर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में एकदम फिट बैठता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सी इंसाइट्स भी मिली होंगी और साथ ही आपकी नॉलेज और व्यू पॉइंट एक्सपैंड हुआ होगा। इसके अलावा दोस्तों, यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक के रिलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, ओवर लेवरेज्ड कंपनीज प्रेजेंट अ रिस्क to not only the economic growth but also the larger financial stability of the world. Examine in the light of the Chinese real estate crisis. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।